क्या नाम लेगा? ओके, अब क्वेश्चन दे रहे थे ना, ठीक है। तो इन सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल इज, दो ही ऑप्शन है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस और बी डिसकंटिन्यूअस। ये बताना है आपको सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल जो है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। सोच के बताइए जरा। डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। देखो कैलकुलेशन करके बताया करो, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया जाता है। हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस? क्या निकल रहा है तुम्हारा? कंटिन्यूअस आ रहा है। अभी ऑनलाइन से किसी ने बताया डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है सर। सर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस। हाँ देखो, इसमें याद है ना आप लोगों को, एक रेक्टेंगल का बहुत यूज है इसमें, ठीक है ना। बार बार इस रेक्टेंगल का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया था, गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स, है ना। ये सेंटेंस ध्यान रखोगे। अब देखो बताया गया था कि एफ जो है ना लाई कर रहा है वी और टी के बीच में, तो डी एफ का फॉर्मूला लिखना है हमें, ठीक है ना। डी एफ तुम लोग लिख पा रहे हो ना ये फॉर्मूले वगैरह? तुम बताओ कितना आएगा। डी एफ इक्वल टू माइनस, एक तो टी यहाँ पे है तो ये क्या आएगा, माइनस एस डी टी, है ना, और माइनस पी डीवी, है ना, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग फेज ट्रांजिशन जो डिस्कस कर रहे हैं ना, देखो फेज ट्रांजिशन में बताया गया था टेम्परेचर और प्रेशर तो कांस्टेंट होता ही है ना। टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो देखिए इसमें टेम्परेचर जो है ना कांस्टेंट होता है फेज ट्रांजिशन में, टी इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो डी टी इक्वल टू तो जीरो हो गया। और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में वॉल्यूम भी चेंज, याद है ना लास्ट क्लास, वॉल्यूम फर्स्ट डेरिवेटिव से आता है, ध्यान रखोगे, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। तो सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में डीवी जो होता है ना वो जीरो होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में डीवी जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डीवी भी जीरो है तो डीवी भी जीरो हो गया, डीटी भी जीरो हो गया। तो इसका मतलब डीएफ क्या हो गया, डीएफ इज जीरो। तो डीएफ जीरो आ गया ना, तो बोला जाएगा एफ इज कंटिन्यूअस, एफ जो है कंटिन्यूअस है। इज दैट ओके? डीएफ जीरो आ गया। अगर देखिए इसी क्वेश्चन को हम ऐसे पूछते, मान लीजिए चार ऑप्शन ऐसे बनाया जा सकता है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हम बोलते हैं एफ इज कंटिन्यूअस इन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, एफ इज कंटिन्यूअस इन सेकंड ऑर्डर, एफ इज कंटिन्यूअस इन बोथ, ओके, और एफ इज कंटिन्यूअस इन नन ऑफ द टू, है ना। तो देखो यहाँ से ही समझ में आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है तो डीवी जीरो हो गया, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में वॉल्यूम में चेंज आता है ना, तो उसमें डीवी जीरो नहीं होता है तो डीएफ भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में एफ को क्या बोला जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, है ना, एफ विल बी डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखोगे कि हम अभी बता रहे थे ना कि क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो कंटिन्यूटी और फिजिकल क्वांटिटी पे आ सकता है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी आपको चेक करना आ जाना चाहिए कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कंटिन्यूअस होगा और कौन सा फिजिकल क्वांटिटी डिसकंटिन्यूअस होगा। इज दैट ओके? तो इनफैक्ट जानते हो, अगर हम इस तरह से देखो, अगर हम डिस्कस करते हैं, सी अगर देखो एच लिखोगे तो एच में क्या 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 आएगा, डीएस आएगा और डीपी आएगा। देखो अब समराइज कर दे रहे हैं, एच लिखोगे तो डीएच और डीएस और डीपी आएगा। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में डीएस जो है नॉन जीरो, डीएस नॉन जीरो होता है क्योंकि एस जो है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में डीएच भी चेंज इन डीएस डिसकंटिन्यूअस होगा, और सेकंड में क्या होगा, ये
कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में S और P। एंट्रोपी में चेंज जो है कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। तो सेकंड में हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस, जी तो कंटिन्यूअस सभी फेज ट्रांजिशन में होता है, ठीक है ना। और एफ भी सेकंड में कंटिन्यूअस आ गया। इसको लिखेंगे तो देखो डीवी और ये, तो इसका मतलब देखो इससे डीवी आएगा और इससे क्या आएगा, डीएस आएगा। सेकंड ऑर्डर में आप बोल रहे हो ना डीवी 0 और डीएस भी 0 आ रहा है, जीरो। तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में इंटरनल एनर्जी भी कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूस। तो इससे देखो ये पता चल गया कि जो 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स है ना, यू, एफ, एच और जी, ये सभी सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में कंटिन्यूअस है। ऑल दीज आर कंटिन्यूअस, ओके। और फर्स्ट ऑर्डर में अगर बात करते हैं, देखो फर्स्ट ऑर्डर में तो याद है फर्स्ट ऑर्डर में डीवी नॉन जीरो आता है, नॉन जीरो आता है ना, तो डीवी नॉन जीरो आने की वजह से एफ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, फिर उसी वजह से यू भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और फर्स्ट ऑर्डर H में पे डीएस जो है ना, डीएस डीएस भी नॉन जीरो होता है फर्स्ट ऑर्डर में, तो फिर एच भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंटिन्यूअस है, जी कंटिन्यूअस है, और सेकंड ऑर्डर में सारे कंटिन्यूअस हो गए, ठीक है ना। तो इसलिए देखो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि इन इन फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है ना, ओनली जी इज कंटिन्यूअस, है ना। और इसमें जो U है, एंथैल्पी है, और क्या बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, ये सारे डिसकंटिन्यूअस हैं, ठीक है ना। ऑल दीज आर डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना, ये सभी डिसकंटिन्यूअस हैं, ठीक है। और इन इन सेकेंड ऑर्डर phase transition, all thermodynamic potentials are continuous, all thermodynamic potentials, ठीक है, all thermodynamic potentials are continuous, सारे continuous हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं जो अब नेट एग्जाम में तो यही पूछ दिया गया था ना, याद है प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ना, नेट एग्जाम में क्या था, यही पूछ दिया गया था कि वाटर से वेपर में ट्रांजिशन हो रहा है तो कौन सा क्वांटिटी कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो बस आपको पता, उसमें जी ऑप्शन दिया हुआ था कि जी इज कंटिन्यूअस, इज दैट ओके। और वाटर टू वेपर आप जानते हो, वाटर टू वेपर ट्रांजिशन जो है जिसमें अपीयरेंस चेंज होता है, जैसे वाटर अलग दिखता है, वेपर अलग दिखता है, अपीयरेंस जिसमें भी चेंज हुआ वो क्या कहलाता है, फर्स्ट ऑर्डर। दैट इज फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ऑलराइट, ठीक है। तो बस फेज ट्रांजिशन से रिलेटेड ये बेसिक थिंग्स थे। अब एक देखो, एक बस लास्ट एक टॉपिक है वो बताते हैं, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, बस ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो देयर इज समथिंग कॉल्ड वेरिएशन ऑफ सैचुरेटेड पेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर, ठीक है, वेरिएशन ऑफ सैचुरेटेड वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर, ठीक है ना। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए सैचुरेटेड वेपर क्या होता है, जानते हो ना। देखो वेपर तो समथिंग है आप जानते ही है, ठीक है ना, उसमें सैचुरेटेड वेपर जानते हो क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी किसी सिचुएशन में, ठीक है, मान लो एक कंटेनर है, इसके अंदर वेपर है, ठीक है ना, तो वेपर एक गैसियस स्टेट है। अब अगर थोड़ा भी एक्स्ट्रा वेपर इसमें इंट्रोड्यूस करते हो तो जो भी एक्स्ट्रा आपने इंट्रोड्यूस किया वो सारा अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वेपर का अमाउंट है वो मैक्सिमम है, समझ गया ना। अब वो ये कंटेनर इस पर्टिकुलर कंडीशन में एक्स्ट्रा वेपर कंटेन नहीं कर सकता है, मान लीजिए, ठीक है। या फिर आप ऐसा ऐसा कह सकते हो कि जैसे मान लो यहाँ पे वेपर है, टेम्परेचर इज समथिंग टी, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए थोड़ा भी प्रेशर बढ़ाते हो, थोड़ा भी बढ़ाया प्रेशर तो फिर वेपर कंडेंस होने लगा, तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड वेपर। अगर मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर आप बढ़ा रहे हो और वेपर कंडेंस नहीं हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए वो वेपर सैचुरेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो वेपर जब मैक्सिमम हो जाता है ना किसी भी वॉल्यूम में, तो उसी को सैचुरेटेड वेपर बोलते हैं, ठीक है ना। सो मैक्सिमम, ठीक है ना, वेप, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम या अमाउंट कह दो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर present in a given condition, given
condition is called सैचुरेटेड, ठीक है ना, सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वेपर दो तरह से बन सकता है। एक तो जैसे मान लीजिए लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है, सॉरी लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन हो रहा है। दूसरा हो सकता है सॉलिड से वेपर। लिक्विड से अगर वेपर बन रहा है तो वेपराइजेशन कहलाता है, सॉलिड से वेपर बन रहा है तो दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, है ना, उसको सब्लिमेशन बोल देते हैं। तो देखिए हमारे पास देखो ये यहाँ पे ये जो सॉलिड से अगर लिक्विड से वेपर बनता है या सॉलिड से वेपर बनता है, ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर, समझ रहे हो, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन दोनों फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इसमें अपीयरेंस चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में आपको पता है कि क्लॉसियस के क्लैपेरॉन इक्वेशन लग जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन यूज कर देते हैं, ठीक है ना। सो वी विल यूज क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है ना। तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन में ऐसा लिखा हुआ है dp by dt इज इक्वल टू कितना है, ml by dp by dt इज इक्वल टू क्या है, l अपॉन, ठीक है ना। अगर यहाँ पे m लिख दें यहाँ पे, ठीक है ना, तो m भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो m लिख दिया हमने, और यहाँ पे फिर लिखा हुआ था t इंटू v2 माइनस v1, है ना, ऐसे v2 माइनस v1। तो जैसे मान लो हम लोग डिस्कशन जो कर रहे हैं ना, वो लिक्विड से मान लीजिए वेपर में डिस्कशन कर रहे हैं, या फिर सपोज करो सॉलिड टू वेपर, सॉलिड टू वेपर, ये डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना। वे अल्टीमेटली डिस्कशन फोकस जो है वेपर पे है, फोकस इज ऑन वेपर। तो ये क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, ठीक है ना, फोकस हमारा वेपर पे है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि अगर जैसे जनरली क्या होता है, सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है, वेपर बनेगा तो वो ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो है ना, ये मतलब वेपर का वॉल्यूम को V2 से लिख रहे हैं, वेपर की वॉल्यूम को हम लोग V2 लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो V2 अगर लार्ज है कंपेयर टू V1, ठीक है ना, तो हम लोग V2 माइनस V1 को जो है ना, V2 माइनस V1 को मतलब V2 लिख दे रहे हैं, और V2 को अभी हम V बोल देते हैं, लेट अस कॉल इट V, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ऐसा हो जाएगा dp by dt इज इक्वल टू ml और डिवाइडेड बाय t और इनटू, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा v, इसको V2 माइनस V1 को V लिख देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे ये जो वेपर है ना, उसको आइडियल गैस की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। ये एक अप्रोक्सीमेशन है, वेपर एक्चुअल में आइडियल गैस होता नहीं है, बट लेकिन आप ये जानते हो ना कि वेपर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दोगे अगर, ठीक है ना, तो फिर वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगता है। आपको ये बताया गया ना, वेपर ही गैस बन जाता है व्हेन टेम्परेचर बिकम्स मोर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना। जब कोई वेपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे होता है तो गैस बन जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो अभी हम लोग जानते हो इसको वेपर को आइडियल गैस की तरह ट्रीट करेंगे। आप देखोगे इरोडोब में जानते हो जितने भी क्वेश्चन वेपर के दिए हुए हैं ना, वो सभी क्वेश्चन वेपर को आइडियल गैस मान करके ही सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। उसमें देखोगे फेज ट्रांजिशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें स्टार्टिंग में वेपर से स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट वेपर एज आइडियल गैस, ठीक है। तो ट्रीट वेपर एज आइडियल गैस, तो इरोडोव की बुक में जानते हो, देखो मैकेनिक्स, ईएमटी और थर्मोडायनेमिक्स, इसके क्वेश्चन ऐसे दिए हुए ना जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप थर्मोडायनेमिक्स भी उससे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना। सो ट्रीट वेपर एज आइडियल गैस, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा पीवी इज इक्वल टू, फिर एनआरटी लिख देंगे, ठीक है ना। तो एन की जगह पे आप जानते हो ना मास के टर्म में कैसे लिख सकते हो, एम बाई कैपिटल एम, है ना, वेयर एम इज मास ऑफ द गैस, ओके, और कैपिटल एम क्या होगा, मोलर मास, ठीक है ना, कैपिटल एम इज मोलर मास। तो यहाँ पे आरटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए P इज इक्वल टू ऐसे लिख दोगे m बाई कैपिटल एम और इंटू आरटी, अब बाई V हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉरी V का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, V, ठीक है ना, V की जगह पे ये लिख देते हैं, इज दैट ओके। तो यहाँ पे जो V लिखा हुआ था ना, उसकी जगह ये लिखोगे, देखो dp बाई dt, ठीक है, इज इक्वल टू, तो dp बाई dt इज इक्वल टू यहाँ पे m और l लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से m बाई कैपिटल M लिखेंगे और rt लिख दोगे, ठीक है ना, बाई p आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ से rt स्क्वायर स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा देखो dp, और ये p ऊपर चला जाएगा ना, इस p को यहाँ नीचे ले आएंगे अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो ये कैपिटल M ऊपर आ जाएगा, कैपिटल M इंटू एल, अब यहाँ मोलर मास है ध्यान रखोगे, और ठीक है, और r इंटू टी स्क्वायर, इज दैट ओके।
तो ये रिलेशन आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, बस थोड़ा रीअरेंज किया गया है, इसको रीअरेंज करके देख लो, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो। dt भी रहेगा ना? हाँ एक dt भी रहेगा, dt एक dt यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना, ये dt जो था ना वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के इधर आ गया, देख लो इतना आ रहा है सभी लोग का, ठीक है, तो इंटीग्रेट करिए, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ln p, ठीक है, ln p इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे ना तो देखो dt बाई टी स्क्वायर है, तो dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, हाँ तो ये आ जाएगा RT, ठीक है ना, और प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है, तो बस यही एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसी को बोलते हैं वेरिएशन ऑफ, ठीक है ना, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पे देख रहे हो ना वेपर का कंसिडरेशन किया गया, और आप देख रहे हो एक वॉल्यूम के कंपैरिजन में दूसरे वॉल्यूम को नेग्लेक्ट किया जा सकता है ओनली फॉर केस ऑफ वेपर, है ना, क्योंकि वेपर का वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड और लिक्विड, ठीक है ना, तो हम सॉलिड या लिक्विड का वॉल्यूम को इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दिए, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको बोला जाएगा कि दिस इज वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर, ठीक है ना, तो ये है वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर, तो ये वेपर प्रेशर का वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ, ठीक है, तो बस यही रिलेशन है, इसका ग्राफ कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसको प्लॉट करोगे ना, अगर देखिए यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ये टेम्परेचर है और ये है ln p, तो ln p आप जानते हो कि p देखिए अगर बहुत कम हो जाएगा, मान लीजिए हम एटमॉस्फेरिक मतलब प्रेशर को कम कर देते हैं बहुत कम, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, और p अगर ज्यादा होगा तो ln आप जानते हो ना, ln नेगेटिव भी होता है, ln पॉजिटिव भी होता है, ठीक है ना, तो यहाँ से देखो अगर टेम्परेचर को बहुत कम करते हैं, जैसे टेम्परेचर टेंड्स टू 0 कर दोगे, अगर ये 0 करोगे तो 0 से डिवाइड होने पे क्या होगा, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा ये, है ना, तो मतलब इस तरह से इसमें ग्राफ आएगा, देखो t टेंड्स टू 0 में ये ग्राफ जो है ना माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, फिर ऐसे इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, और t देखो अगर हम बढ़ाएंगे इन्फिनिटी, अगर t को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराए तो t इन्फिनिटी में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो फिर ये ln p कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका ग्राफ जो है ना ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा, तो ये इसका ग्राफ है, ठीक है, तो ये जानते हो ये थ्योरेटिकल ग्राफ है, इसका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ जो निकलता है ना वो भी ऐसा ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, आप गूगल में सर्च करोगे ना एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ऑफ सैचुरेटेड वेपर प्रेशर तो ऐसा ही दिखता है, ठीक है ना, इट ऑलमोस्ट कम्स आउट टू बी सिमिलर, ठीक है ना, तो मतलब ये जो क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन है थ्योरेटिकल जो इक्वेशन दिया गया है वो बहुत मतलब कह सकते हो करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है, ऑलराइट, तो ये इसका ग्राफ है, एक ग्राफ इसका ऐसा बन सकता है, ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसको इधर लिख दें ln p और इधर लिख दें 1/, इधर टेम्परेचर लिखा है ना, इधर 1/, टेम्परेचर लिख दें, बता सकते हो आप कैसा आएगा, हाँ क्योंकि देखो इसमें ln p को आप y मान रहे हो और 1/t को आप x लिख रहे हो, है ना, तो ऐसा हो जाएगा ln p की जगह y आ जाएगा, और 1/t इधर प्लॉट कर रहे हो ना, 1/t x एक्सिस पे ले रहे हो, तो इसका मतलब 1/t की जगह x लिखना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x, क्या बन जाता है वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ठीक है ना, तो बस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसे आ जाएगा, इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो ये बेसिकली ग्राफ है, देखिए ये सभी ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो ये फेज ट्रांजिशन का बस ये थोड़ा सा टॉपिक बच गया था, तो ये हमने डिस्कस करा दिया, ठीक है, तो बस ये टॉपिक आपका फेज ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, अब हम लोग इससे 2-4 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इसीलिए 1 आवर की क्लास लगाई गई थी ये फेज ट्रांजिशन की, ठीक है ना, सर फर्स्ट लेक्चर की क्लास जो हम नहीं ले पाए थे हम लोग, वो कब लगी थी? कौन सा क्लास छूट गया था आप लोगों को, सर फेज ट्रांजिशन का। सर फेज ट्रांजिशन वाला बहुत बच्चे नहीं ले पाए थे। अच्छा तो देखो हम फेज ट्रांजिशन बोले थे ना, फिर से पढ़ा देंगे, ठीक है ना, तो एक बार फिर से पढ़ा देते हैं, ठीक है, सर प्लीज थोड़ा जल्दी करें, सर एक नहीं क्लास जल्दी दे कर देंगे, अभी दीजिएगा। 1-2 दिन के अंदर ही करा देंगे, ठीक है ना, हाँ सर। तो तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया है इससे क्वेश्चंस, फेज ट्रांजिशन के अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, ये सर किए मेरे को हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है ना जो सर क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद आपने बताया था कि गैस होती है, तो इसमें वेपर दे रखा है उसका आंसर। क्या कह रहे हो फिर से बोलो,
हाँ सर, Critical सेकंड का आंसर गलत दिया हुआ है। सेकंड दिया और हुआ है? थर्ड का सर, सेकंड और थर्ड का आंसर गलत दिया हुआ है। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है सेकंड में। देखो सेकंड में इसमें लिखा है इन द गिवन फेज डायग्राम फॉर प्योर सब्सटेंस रीजन 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट। जैम 2019 का क्वेश्चन है। मतलब देखो ऐसा फिगर बना हुआ है ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है देखो आईआईटी जैम। तो ये जानते हो सभी एग्जाम का कॉमन टॉपिक है, चाहे किसी का भी कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना। फेज डायग्राम अब देखो। अच्छा, दूसरी बात आप ये जानते हैं ना कि थर्मोडायनेमिक्स एमएससी में नहीं पढ़ाया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स बीएससी का टॉपिक है, तो इसीलिए एमएससी में भी क्वेश्चन अगर आता है ना तो समझ लो बीएससी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें ऐसे बनाया हुआ है, ये ऐसे करके ये दिया हुआ है, ठीक है, फिर ये दिया हुआ है और फिर एक ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ऐसे, ठीक है ना। अब इसका इधर लिखा हुआ है टेम्परेचर और इधर लिखा हुआ है प्रेशर, ठीक है ना। तो इधर लिखा हुआ है रीजन, यहाँ पे ऐसे करके क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है, दिस इज, इसमें लिखा हुआ है दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब ये ऐसे करके मार्क किया हुआ है, ठीक है। इसको रीजन 1 बोला गया है, इसको रीजन 2 बोला गया है, दिस इज रीजन 3 और दिस इज रीजन 4। ऑब्वियस है इसमें रीजन 1 क्या है, रीजन 1 इज हाई टेम्परेचर पे। आप सभी जानते हो, देखो जानते हो Yes. कोई स्टूडेंट अगर मान लो इस टॉपिक को नहीं भी पढ़ा है ना, वो भी इसको आंसर कर सकता है, ठीक है। इसके लिए बहुत ज्यादा मतलब कॉमन सेंस भी लगा दोगे तो आंसर पता चलेगा, ठीक है। देखो हाई टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर इधर है तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, गैस होता है, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर पे तो गैस फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये जो है ना इंटरमीडिएट टेम्परेचर है, इंटरमीडिएट टेम्परेचर। तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर में अगर क्या होता है प्रेशर कम कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये वेपर बन जाता है, दिस इज वेपर। तो रीजन 2 में जो है ना वो वेपर बनेगा। लेकिन इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे ही अगर प्रेशर को बड़ा कर दोगे ना तो वो लिक्विड बन जाता है, ठीक है ना, दिस इज लिक्विड। आप समझते हो ना, किसी भी देखो लिक्विफिकेशन जो है ना, पहले जैसे जानते हो हर टाइम में साइंटिफिक कम्युनिटी जानते हो किसी पर्टिकुलर काम में इन्वॉल्व होती थी, ठीक है ना। जैसे अभी मतलब सपोज करो कि स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह पे रिसर्च हो रहा है, ठीक है ना। या फिर कह सकते हो कि मटेरियल साइंस में भी बहुत रिसर्च हो रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा था ना कि लोग लिक्विफिकेशन को अचीव करने में लगे हुए थे, ठीक है ना। दे वर ट्राइंग टू लिक्विफाई मोस्ट ऑफ द गैसेस, ठीक है ना। तो लिक्विफिकेशन का टेक्निक यही होता है कि जैसे मान लीजिए गैस है, उसके ऊपर आप प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो गैस लिक्विफाई हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी गैस है जिसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो वो कभी भी हाई प्रेशर अप्लाई करने से लिक्विफाई नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए उसको गैस बोला जाता है, ठीक है ना। तो चाहे कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दो, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है ना तो कभी भी लिक्विफाई नहीं होता है। तो पहले उसका टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से कम करना पड़ता है, तो कम करेंगे तो अभी भी मान लो गैस से गैस ही बन गया, ठीक है ना। बस इसको वेपर बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे हो गया तो। लेकिन अब देखो ये वेपर बन गया, अब उसके बाद प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो वेपर से कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। तो इसीलिए थर्ड रीजन लिक्विड होता है। अब लिक्विड का टेम्परेचर और कम करोगे तो लिक्विड के बाद क्या बन जाए, देखो इधर और इधर पीछे आओगे तो ये तो सॉलिड बनेगा, तो ये फोर्थ रीजन में तो सॉलिड होगा ही, ठीक है ना। तो ये सॉलिड है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अगर समझ लोगे ना तो ये तो समझ में आ जाएगा कि लिक्विड का टेम्परेचर और कम करेंगे तो सॉलिड तो बनेगा ही, ठीक है ना। तो बस ये एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। एक मिनट, तो ठीक है, एक दो क्वेश्चन कभी कभी जो है ना गलत भी हो जाता है, ठीक है ना। हाँ वही आंसर ही गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। 27. कौन सा बोल रहे हो, 27? 27. चलो एक दो पहले अभी जानते हो थ्योरी डिस्कस किया है ना, तो इसीलिए एक दो जो है ना बेसिक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है ना। थोड़े मतलब जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सर आप 10, क्वेश्चन नंबर 10। एक मिनट देखो, एक दो क्वेश्चन जो है ना अच्छे पूछे गए थे एग्जाम में, ठीक है। पहले एक 23 नंबर क्वेश्चन देखो हम करा रहे हैं, ठीक है ना। 23 देख लो आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, ये हमने ठीक है। किया है सर पिछली क्लास में। अब नहीं ये नहीं कराया है, कहाँ कराया है, नहीं कराया नहीं करवाया सर. इसके ऊपर वाला कराए थे ना, 21 कराए थे, है ना। अच्छा अच्छा, ये टॉपिक ही आज हार्ड का डिस्कस. देखा हूँ सर, हार्ड का पे ये 21 करवाए थे सर. अच्छा ये सामने ये जो है ना क्वेश्चन देखो अभी, कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन ऑफ
दी सब्लिमेशन ऑफ जिंक, सब्लिमेशन ऑफ जिंक की बात की जा रही है, ठीक है ना। एज्यूम वेपर टू बी एन आइडियल गैस, असाइनमेंट है ना सभी के पास, देख लो क्वेश्चन, ठीक है ना। कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन ऑफ सब्लिमेशन ऑफ जिंक, एज्यूम वेपर टू बी एन आइडियल गैस। देखो लिखा जा रहा है ना, वेपर टू बी एन आइडियल गैस, मोस्टली जानते हो वेपर को आइडियल गैस मान के ही सॉल्व कराया जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टू लिक्विड नेग्लिजिबल, ठीक है ना, मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू बी, अच्छा सॉलिड का मोलर वॉल्यूम नेग्लिजिबल माना जा रहा है, ठीक है। जो अभी हम लोग जो डिस्कस किए ना, बस उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। देखो हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोग ऐसे ही कर रहे थे ना, कि जो सॉलिड का वॉल्यूम था लिक्विड ये वेपर के कंपैरिजन में क्या किए थे, नेग्लेक्ट कर दिए थे। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि एज्यूम मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू बी नेग्लिजिबल, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट LNP मतलब log P दिया हुआ है बेस 10 पे इज इक्वल टू -C1/T और प्लस C2, वेयर P इज वेपर प्रेशर इन पास्कल, T इज C1 का वैल्यू दिया हुआ है, C2 का वैल्यू दिया हुआ है। लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ जिंक फ्रॉम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन इज, तो लेटेंट हीट निकालना है। तो देखो कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन जो है ना, देखिए इसमें हमें करना क्या है कि इसमें दिया हुआ है log बेस 10 पे P इज इक्वल टू -C1/T और प्लस C2, ये लिखा हुआ है, सॉरी C1/T यहाँ पे T2 नहीं है, C1/T और प्लस C2। अब बोला जा रहा है कि लेटेंट हीट बताइए कितना है, व्हाट इज द लेटेंट हीट। तो देखो इसमें सब कुछ बताया गया है कि वेपर को आइडियल गैस मानना है, ये बोला गया क्वेश्चन में, ठीक है ना। दूसरी बात ये बताया गया इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि वेपर को आइडियल गैस मान लेना है, दिस इज गिवन। और अनदर इंफॉर्मेशन इसमें ये दिया हुआ है कि सॉलिड का वॉल्यूम हम लोग नेग्लिजिबल भी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर गिवन। तो इसका मतलब अभी जो डिस्कशन कराया गया ना सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का, वो डायरेक्ट वही क्वेश्चन है। तो देखो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का भी क्वेश्चन कराया गया, तो उससे हमारा रिजल्ट क्या आया था फ्रॉम, ठीक है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेशन। तो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर रिलेशन से हमारा आया था LNP इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस कितना था M, मान लो भूल गए तो आपको टेक्निक बता दिया गया ना, और इस क्वेश्चन में हिंट भी दिया जा रहा है कि क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, तो हम लोग अभी सॉल्व किया ना ये, देखो इसीलिए -ml/RT, ठीक है ना। तो -ml बाय -RT और प्लस सम कांस्टेंट, ये लिखना है, ठीक है ना। तो बस कंपैरिजन कर दो दोनों का। तो बस इतना ध्यान रखोगे कि यहाँ पे ln है और यहाँ पे क्या है log बेस 10, तो पहले इसको बेस 10 में चेंज कर दो। तो कितना लिखते हो यहाँ पे 2.303 ऐसे लिखते हैं ना, फिर ln ये सॉरी log हो जाएगा, log और बेस 10 और p, ln नेचुरल log को यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ पे बेस e होता है, यहाँ पे बेस e होता है, बेस e को बेस 10 में चेंज करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इज इक्वल टू -ml और बाय, यहाँ एक और माइनस नहीं है, बाई RT और प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है ना, प्लस सम कांस्टेंट ऐसे लिख दोगे, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पे ये कंपैरिजन करेंगे ना हम लोग, तो ये 2.303 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलो एक लाइन और लिख देते हैं, तो ये देखो log बेस 10 P इज इक्वल टू हो जाएगा -ml/R और इंटू 2.303 और इंटू 1/T और प्लस सम कांस्टेंट और डिवाइडेड में यहाँ पे भी आ जाएगा 2.303, ठीक है ना, ये रिजल्ट आ गया। अब आप देखिए यहाँ से कंपैरिजन करेंगे हम लोग, तो C1 इक्वल टू, देखो यहाँ से C1 इक्वल टू कितना आ गया, कंपेयर करोगे तो ml और डिवाइडेड बाय R इंटू 2.303, तो L यहाँ से निकल गया, C1 इंटू R इंटू 2.303 और बाय M, ये रिजल्ट है, ठीक है ना। तो बस इस क्वेश्चन में C1 दिया हुआ है, R हम लोग जानते हैं, और जिंक का मोलर मास बस पुट कर देना है, ठीक है ना। मोलर मास इसमें दिया हुआ होगा, हो सकता है जिंक का, देखो जिंक का मोलर मास दिया है, नहीं दिया सर। नहीं दिया है सर। अच्छा जिंक का नहीं जानते हो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एग्जाम में कहीं पे टेबल वगैरह स्टार्टिंग में भी दिया हुआ रहता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग में दिया होगा ना, जैसे TFR के एग्जाम में देखते हो ना, पूरा जितने भी कांस्टेंट होते हैं ना वो स्टार्टिंग में दिए हुए होते हैं, ठीक है ना। तो नहीं दिया हुआ है ना, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में दिया होगा, और अगर मान लो फिर भी नहीं दिया हुआ है
तो आप लोग जिंक तो पढ़ते ही आ रहे हो ना, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। तो 30 उसका होता है सर। हाँ, तो मास नंबर जानते हो लगभग उससे डबल के 65 आसपास होता है ना, डबल से थोड़ा 65 ज्यादा होता है ना। 55 हाँ, तो बस यहाँ से ऐसे लिख देंगे। C1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? C1 बताइए। सर 6790 6790 केल्विन। इतना दिया हुआ है ना C1। सो दैट इज C1। और इनटू R का वैल्यू आप जानते हो 8.31 इतना ही होता है ना, और ये हो जाएगा 2.303 और डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास पुट कर दोगे तो जिंक का जो है ना लगभग 60 के क्लोज तो आएगा ही, 60 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा है ना। तो ये कितना 65 मान लो लिख देते हैं। लेकिन ये यूनिट क्या होता है? 65 जब लिखते हो व्हाट इज द यूनिट? ग्राम होता है ना। तो इसको केजी में चेंज करने के लिए -3 लिख देंगे, ठीक है ना। तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लेटेंट हीट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 1.1 एक मिनट, इसका हेलो यूनिट क्या पूछा गया? एक मिनट देखते हैं सर। यूनिट। हाँ बोलो। सर उसमें मोलार वॉल्यूम दिया हुआ है तो बिना मास का भी निकल सकता है। एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ है कुछ? मोलर वॉल्यूम कहाँ दिया हुआ है? मोलार देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज नेग्लिजिबल बोला है। नहीं तो सॉलिड का नेग्लेक्ट करते हैं तभी तो ये डेरिवेशन हो पाता है ना, इसलिए होता है, ठीक है ना। हाँ सर, तो मोलार वॉल्यूम को V/N लेके करेंगे तो वैसे आ रहा है। चलो ठीक है, ये भी जो है ना उस तरह से भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे ये लिख देते हैं, देखो इतना केजी हो गया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ठीक सर है। लास्ट वाले में हमने वॉल्यूम सिर्फ निगलेक्ट किया था ना, अगर हम मोलर वॉल्यूम करेंगे तो उसको डिवाइड भी करेंगे, तो एम था नहीं, एन जो था उससे डिवाइड हो जाएगा V/N। एक मिनट देखो, आप लोग क्या कह रहे हो कि हम लोग जैसे इसमें सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना। dp/dt इज इक्वल टू, हमारा इक्वेशन क्या था? dp/dt इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे लिखे थे ना, मास बाय सॉरी m इंटू एल, और यहाँ पे लिखा हुआ था t इंटू V2 माइनस V1। ये कह रहे हो है ना, ठीक है। तो नहीं, तो इसमें देखो ये था ना कि सॉलिड का वॉल्यूम कम है, मतलब वेपर का वॉल्यूम ज्यादा है सॉल्ट, तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया पहली बात। तो ये इक्वेशन ऐसे आ गया m इंटू एल और डिवाइडेड बाय ये t इंटू और ये v बन गया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली, अब इसके बाद देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमने नहीं, इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं ना आप लोग। जो याद है एक फॉर्मूला ऐसे बताया गया था, एल अपॉन, याद है, टी इंटू और यहाँ पे स्मॉल में लिखे थे V2 माइनस V1। तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट इज नॉट कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। वो मोलर वॉल्यूम नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। इज दैट ओके? तो वो इसको ऐसा मत समझोगे कि मोलर वॉल्यूम है, इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं ना, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें मोलर वॉल्यूम की बात की गई है ना। क्या कह रहे हो स्मॉल एम को? हाँ, तो मोलर मास में तो चेंज कर, स्मॉल एम को जो है ना ऐसे लिख देंगे। एक मिनट तुम क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो, स्मॉल एम को क्या कर रहे हो? अच्छा, ये मतलब एवोगाड्रो नंबर में चेंज कर दे रहे हो है ना। नहीं तो चलो वो कोई बात नहीं है, तो इसको हम लोग निकाल दिए ना यहाँ तक। देखो एक मिनट, ये जो निकल गया ना उतना, अगर हम लोग यहाँ से देखो, ये जो निकल गया ना, तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग। देखो एल, मतलब हमारा भी आंसर सही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है ना, अभी देखो ये निकल रहा है हमारा जूल पर, लेटेंट हीट निकल रहा है ना, जूल पर केजी, है ना, जूल पर केजी निकल गया, ठीक है ना। दिस इज जूल पर केजी। मैं मोल में निकाल ली। हाँ, तो इसको जो है ना मोल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मोल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब चलो ठीक है, ये केजी लिखा हुआ था ना, केजी हम यहाँ पे लिखे हुए, या इसको हटा देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। देखो, तो स्टार्टिंग से अगर नहीं भी कन्वर्ट किया ना, इसको हम यूनिट के अकॉर्डिंग लिख देंगे ना। देखो हमारा ये अभी केजी में निकला हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल जो होता है ना, 1 मोल जो मास होता है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 65, ठीक है ना। 1 मोल का यही होता है ना, 65 इंटू 10⁻³ इतना ग्राम होता है। नहीं मतलब केजी, 1 मोल का इतना ग्राम होता है लगभग, है ना, ये ग्राम है इतना।
यही है ना, 1 मोल का मास जो है ना, 1 मोल जो है ना इस इतना ग्राम के इक्वल है ये। अच्छा, तो इसको जो है ना, ये जो क्वांटिटी है, हम इतना केजी जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, इतना केजी, इसी को हम लोग 1 मोल लिख देते हैं, ठीक है ना। दिस विल राइट, क्योंकि आंसर जो अभी हमारा निकल रहा है लेटेंट हीट किस में निकल रहा है, जूल पर केजी में निकल रहा है। तो ये जो क्वांटिटी है ना, देखो 65 इंटू 10⁻³ केजी, इसी को बोलते हैं मास ऑफ 1 मोल। ये जो है ना मास ऑफ 1 मोल है, तो इसको अगर हम मोल में चेंज करना चाहते हैं ना, तो L इज इक्वल टू, देखो 1 मोल जो है ना इतना ग्राम, वही तो ग्राम में, ये देखो ये केजी में बस लिख दिया गया है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 6790 और इंटू 8 मतलब देखो क्या होता है कि हम लोगों ने मतलब स्टार्टिंग से चलो जिस तरह से मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी तरीके से सॉल्व कर दिया गया। अब लास्ट में बात आती है यूनिट मैच कराने की, तो ये यूनिट हम लोग मैच करा देते हैं। ये केजी में लिखा हुआ है, हमें मोल में अगर लिखना है ना, तो बस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, या तो आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है ना, ये जो मास लिखा हुआ था ना, इसको 1 लिख देते हैं 1, तो ये 1 मोल का मास बन जाएगा, ठीक है ना, 1 मोल, तो ये पर मोल बन जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे ही कह सकते हो, या फिर डायरेक्ट केजी में पहले लिखो और फिर ये जो क्वांटिटी है इसको बोल दोगे कि इतना ही 1 मोल होता है, तो चलो ठीक है लिख देते हैं, तो ये इतना जूल, ठीक है, दिस इज कमिंग आउट टू बी दिस मच जूल, और ये पर मोल हो जाएगा, ठीक है ना, दिस इज पर मोल, ऑलराइट। और यहाँ पे 2.303 भी है, ठीक है ना। तो ये पूरा क्वांटिटी जो है ना मिल करके, देखो ये जो क्वांटिटी ऐसे यहाँ पे बन रहा है ना, इसी को हम लोग 1 मोल बोल देंगे, तो ये पर मोल हो जाएगा, ठीक है ना, ऑलराइट। तो बस मल्टीप्लाई करके देख लो, इसको किलो जूल में आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग देखो किलो में 130 कन्वर्ट किलो करने के लिए, हाँ इसको ऐसे लिख दोगे 6.79 थाउजेंड से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है ना, और इंटू 8.31 और इंटू 2.303, ठीक है, ये बन जाएगा किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, ये ऐसा हो जाएगा। इज दैट ओके? अब समझ रहे हो ना, देखो यहाँ पे किलो लाना था, मतलब 10⁻³ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो 10⁻³ से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, तो इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 6.79, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो जरा कितना आ रहा है, कितना आ 130 रहा है 130 किलो जूल और पर मोल, ठीक है, ऑलराइट। तो ये इसका आंसर है, आंसर इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है ना, दिस वाज ए बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू, इसको जानते हो हम लोग एक तरीके से और आई थिंक कर सकते हैं, ठीक है ना, व्हाट यू कैन डू इज कि हम इसको जानते हो, देखो एक दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, हम लोग अगर मान लो इसको डिफरेंशिएट कर दें, इससे निकल जाएगा dp/dt, dp/dt निकल जाएगा, और फिर क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन में जो dp/dt है ना, उसमें लिख दें। देखो हम लोग ऐसा कर सकते थे, इसको डिफरेंशिएट करो, देखो यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा dp/dt, ऐसा हो गया, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा c1/t², ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये लॉग में लिखा हुआ है ना, तो dp/dt आप इसको डिफरेंशिएट कर तभी कर सकते, अच्छा एक 1/p भी आएगा है ना, तो ऐसा तभी कर सकते हो जब इसको पहले कन्वर्ट करोगे किस में, नेचुरल लॉग में, नेचुरल लॉग में होता है, तो पहले नेचुरल लॉग में इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 2 पॉइंट, है ना, तो यहाँ पे एक फैक्टर आ जाएगा 2 पॉइंट। आप लोग समझ रहे हो ना, देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो पहली बात तो ये है कि हमने ये फॉर्मूला दिया हुआ था क्वेश्चन में, अभी हम सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का जो डिस्कशन किए थे उसमें ये हम लोग डेराइव किए थे, दोनों को हम कंपेयर कर दिए, तो उससे तो आंसर आ ही गया हमारा। एक हम बोल रहे हैं कि अगर मान लो ये रिलेशन एग्जाम में आपको ध्यान में नहीं है, तो क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन तो कम से कम ध्यान में रहेगा ना, तो उससे भी आप निकाल सकते हो। देखो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, पहले इसको नेचुरल लॉग में चेंज करेंगे, नेचुरल लॉग में चेंज करने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा क्या, यहाँ से आ जाएगा dp/dt, और दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है c1 और डिवाइडेड इंटू p और डिवाइडेड बाय और इंटू 2.303 और यहाँ पे डिवाइड बाय t², तो dp/dt ये निकल गया, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे dp/dt ये निकल गया ना, तो हम क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन डायरेक्ट लगाते हैं, dp/dt इज इक्वल टू हम लोग कैसे लिखते हैं m इंटू एल और डिवाइडेड बाय क्या था उसमें t इंटू और यहाँ पे था v2 माइनस v1, तो इसको तो हम लोग नेग्लेक्ट करने के लिए बोला गया क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे dp/dt और इज इक्वल टू m इंटू एल और t इंटू इसको v लिख दो, और इसको बोला जा रहा है आइडियल गैस की तरह ट्रीट करना है, तो हम यहाँ पे dp/dt से वैल्यू लिख देंगे c1 इंटू p और बाई t² और 2.303 ये आ गया, इज इक्वल टू यहाँ से m इंटू एल और डिवाइड बाई t इंटू v, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक
प्रेशर वगैरह दिया हुआ नहीं है ना, तो हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई देखो C1 इंटू तो PV बन जाएगा, तो PV की जगह लिख दोगे nRT, ठीक है ना, तो ये nRT हो जाएगा, ठीक है ना। अब बाई यहाँ पे आ गया T स्क्वायर और इंटू 2 पॉइंट, समझ रहे हो ना, P इंटू V क्या बन जाएगा nRT। अच्छा एक T कैंसिल भी हो जाएगा इधर से, ये ना? भी इधर वाला भी हो जाएगा क्या? हाँ तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे एक T तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे T बच गया 2.303 इज इक्वल टू इधर क्या बच गया m इंटू L। इज दैट ओके? सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। कैंसिल हो गया। हाँ तो अब ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो हमारा ये L मिल रहा है ना, L इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो L इज इक्वल टू आ गया C1 और इंटू R और इंटू 2.303, ठीक है ना, और इस n को आप लिख दोगे स्मॉल m बाई कैपिटल M, ठीक है ना, तो स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा और डिवाइडेड में आ जाएगा कैपिटल M। तो हमारा आंसर तो यही आया था ना वहां से भी, देखो यस सर। ठीक है ना, यही तो आंसर था, देखो C1R 2.303 बाई M, ठीक है ना। तो मतलब इसमें सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का जो रिलेशन है ना, उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं तो ये जो दिया गया था ना क्वेश्चन में, इसको डिफरेंशिएट करके ही dP बाई dt निकाल लेंगे, तो उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अप्रोच हमको लगता है ज्यादा बेटर अप्रोच है, समझ रहे हो ना। ये बेटर अप्रोच क्यों है? क्योंकि क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन तो आपको याद रहेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि याद रहे, ठीक है ना, तो इसलिए ये ज्यादा बेटर अप्रोच है, ठीक है। और फिर इसमें वही मेथड अभी जो लगाया गया, R वगैरह पुट कर दो और इसको मोलर, देखो पर मोल जब बोला जा रहा है ना, तो इसको M की जगह 1 लिख दो, बस 1 मोल का मास है ये, ठीक है ना, तो बस आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है ना। ऑलराइट, देखो एक दो और रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, मतलब जिससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, ठीक है ना, वो हम पहले करा दे रहे हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद अदर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सर एक बार 12th क्वेश्चन में फ्री एनर्जी है, उसमें फ्री एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी के लिए बोल रहा है या फिर वो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के लिए? कौन सा क्वेश्चन, कौन सा? 12th देखो फेज ट्रांजिशन में एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि फ्री एनर्जी वर्ड बोला गया है। फ्री एनर्जी जब भी बोला जाएगा ना, तो जनरली हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी लेते हैं, समझ गए ना। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जब भी होगा ना, तो उसको लिखा हुआ रहेगा कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, ऑलराइट, ठीक है। तो इसमें जानते हो एक दो क्वेश्चन और है बेसिक जो पूछा गया है, ठीक है ना। एक मिनट अभी हम दिखा रहे हैं, ये देखो, चलो एक क्वेश्चन नंबर 19 देखो हम लोग डिस्कस करते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप लोग, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड, तो इस सॉलिड इसमें मेल्ट हो रहा है लिक्विड में, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो इसमें अपीयरेंस चेंज होता है, तो इसको बोला जाएगा दिस इज फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। इसमें लिखा हुआ भी है वाया फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द फेज ट्रांजिशन, इसमें प्रेशर और टेम्परेचर में जो रिलेशन दिया हुआ है ना, वो इतना दिया हुआ है, ठीक है ना, प्लस P नॉट ये दिया गया है, where P नॉट इज ए कांस्टेंट। द एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विद द फेज ट्रांजिशन इज, इसमें एंट्रोपी चेंज दिया हुआ है, ठीक है ना, डेल्टा एस इज इक्वल टू गिवन है 1 मोल, ठीक है, पर केल्विन 1, थोड़ा यूनिट गलत लिखा हुआ है इसमें, है ना, इसमें लिखा हुआ है द एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विद फेज ट्रांजिशन। एंट्रोपी आप ऐसे लिखते हो ना, देखो एंट्रोपी जब लिखते हो डेल्टा एस तो क्या होता है डेल्टा क्यू बाई टी, तो डेल्टा क्यू बाई टी लिख रहे हो ना, तो इसमें तो पहले तो जूल वगैरह कुछ आएगा ना, तो यूनिट थोड़ा सा गलत दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसा होगा, हो सकता है ये ऐसा होगा 1 जूल पर मोल और पर केल्विन, ऐसा कुछ दिया होगा, ठीक है ना, इस तरह से दिया होगा। इसमें पर मोल पर केल्विन सिर्फ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब बोला जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज, तो वॉल्यूम चेंज से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, ठीक है ना। तो बस देखो ये
फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन लग जाता है, तो हम डायरेक्ट लगा देंगे dp बाई dt इज इक्वल टू, याद है ना, देखो हम लोग मैक्सवेल रिलेशन से जब फर्स्ट टाइम लिख रहे थे तो याद है dp बाई dt इज इक्वल टू क्या लिखे थे, डेल एस बाई डेल वी, ऐसे लिखे थे ना, डेल एस बाई डेल वी, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से देखो dp बाई dt हमारा कितना निकल जाएगा, यहाँ से डिफरेंशिएट करोगे dp बाई dt इज इक्वल टू, t से डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ से देखो यहाँ से निकल रहा है dp बाई dt इज इक्वल टू कितना निकल रहा है, -2 निकलेगा ना, तो ये -2 लिख दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू डेल्टा एस जो है ना 1 बोल दिया गया, तो 1 लिख देंगे, और यहाँ से आ जाएगा डेल्टा भी, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म जो बताया गया वो यही बताया गया था आप लोग को, ठीक है ना। ऑलराइट, तो डेल्टा भी देखो यहाँ से निकल गया, कितना आ रहा है -1/2, ठीक है ना। तो डेल्टा एस यहाँ पे देखो कन्वर्जन जो है सॉलिड से किस में जा रहा है, लिक्विड में, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट विल बी इक्वल टू -1/2। सॉलिड से लिक्विड में है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिख दोगे डेल्टा बी में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन है, देखो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को डायरेक्ट बस यूज किया गया है, ठीक है ना। ऑलराइट, अच्छा ये बता सकते हो ये मतलब कौन सा मटेरियल होगा, विच मटेरियल इट इज, हाँ ये आइस हो सकता है, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि आइस जो है वो मेल्ट होने पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है ना। देखो लिक्विड का वॉल्यूम में से सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर रहे हो तो माइनस निकल रहा है, मतलब लिक्विड का वॉल्यूम कम है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ आइस के साथ होता है, व्हेन आइस मेल्ट्स इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। ये बहुत फेमस फिनोमेना है, आप लोग जानते हो ना कि ये लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो मिनिमम होता है एट कितने टेम्परेचर पे, 4 डिग्री 4 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस, है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखोगे कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज क्या होता है, वॉल्यूम लिक्विड का मैक्सिमम होता है ना शायद, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना, लिक्विड ना लिख करके वाटर लिखो, वाटर इज मैक्सिमम या मिनिमम, सर मिनिमम। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ठीक है, मिनिमम होता है ये, ठीक है ना। तो मिनिमम होने की वजह से मतलब डेंसिटी को लिखोगे ना यहाँ पे, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, हाँ डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए देखो जब आइस जो है ना मेल्ट हो रहा है तो मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका वॉल्यूम जो है ना कम हो जाता है, ठीक है ना, वाटर का वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है ना, और इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग अदर क्वेश्चंस भी जो है ना फेज ट्रांजिशन के, हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 20 पूरा नहीं है। 20 पूरा नहीं है? यस सर। एक मिनट देख लेते हैं, देखो इसमें क्या लिखा है, ए स्टूडेंट वाज ऑब्जर्विंग वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड, अच्छा हाँ इसमें कंप्लीट नहीं है, चलो इसको हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। इसमें यही पूछा जाएगा, और क्या 4 ग्राफ दिया हुआ है ना, इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है, ठीक है ना, ये बोला जाएगा। अगर मान लो हम इसको भी यही कर दें, देखो कि 4 ग्राफ दिए हुए हैं, अब इसमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है ये पूछ दिया गया अगर, ठीक है ना, तो कौन कौन सा आंसर होगा? सर एक तो सेकंड वाला करेक्ट है और एक थर्ड वाला। सेकंड करेक्ट है और हाँ जी भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना, ठीक है, तो सेकंड और थर्ड करेक्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है। करेक्ट ग्राफ पूछा जाएगा तो सेकंड और थर्ड हो जाएगा इसमें, ठीक है। 44, एक मिनट, तो इसके सभी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे, जो नहीं होगा फिर हम एक दिन क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सर एक छोटा सा टॉपिक रह गया था अपना, वो टेम्परेचर स्केल वाला जो आपने कहा था कि हाँ वो कराएंगे, अभी तो खत्म नहीं हो गया ना ये, अभी कराएंगे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन 44 देखो ये लोग पूछ रहे हैं, ठीक है ना। 44 देखो जरा क्या लिखा हुआ है, ये 43 to 46 एक ही क्वेश्चन है सारा, है ना। इसमें लिखा गया 2 टैंक्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर बिलो, बोथ कंटेनिंग वाटर, टैंक ए 20 किलो पास्कल लिखा हुआ है और वॉल्यूम इसका इतना दिया हुआ है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये, ध्यान रखोगे। देखो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि 2 टैंक है,
ये मान लीजिए टैंक ए है और ये टैंक बी है, दिस इज टैंक बी। अब दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि इसमें जो प्रेशर है ना, प्रेशर इसको ए बोला गया है। देखो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 220 किलो पास्कल, एसआई यूनिट है, ठीक है ना। और इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है, देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है 0.5 मीटर क्यूब पर केजी। आप समझ रहे हो ना, मीटर क्यूब पर केजी इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। और अच्छा थोड़ा सा कुछ मिसिंग है ना, VA यस सर। VA चलो हम देख इसको मान लेते हैं कुछ। चलो VA मान लो, VA इज इक्वल टू दिया हुआ है मान लो 1 मीटर क्यूब, ठीक है ना, सपोज ऐसा लिख देते हैं, ठीक है ना। और B कंटेन्स 1 ही है, अच्छा। और B कंटेन्स 3.5 kg। मास ऑफ B जो है ना, मास ऑफ B जो है वो बेसिकली 3.5 kg है। मतलब इसमें जो गैस वाटर है ना, अच्छा इसमें भी वाटर है, वाटर है और इसमें भी वाटर है, ठीक है। इसका प्रेशर जो है ना, प्रेशर ऑफ B दैट इज गिवन टू बी 0.5 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल मतलब 10³ हो जाएगा, ठीक है ना, पास्कल। हाँ 10/6 हो जाएगा, 6 होगा ना सर? हाँ 6 होगा, ठीक है। और टेम्परेचर ऑफ बी दिया हुआ है 400 डिग्री सेल्सियस। ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब बोला है इज नाउ ओपेन्ड, valve is now opened and the two come to a uniform state, so find the mass of water in tank A, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि mass of water in tank A निकालना है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, 2 tanks are connected as shown in figure below, both containing water। tank A का प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है ना, एंड tank B ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑलराइट, अब दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया और इसमें सर ये बिफोर पूछा गया है, मतलब मास ऑफ वाटर इन टैंकिंग, इसमें लिखा नहीं है लेकिन बिफोर है ये क्वेश्चन किसका, गेट एग्जाम का है? पता नहीं सर किसका है, लेकिन नेट पे है ये क्वेश्चन, इसमें बिफोर है ये पहले। ये का होना चाहिए किस? अच्छा बोल रहे हो तुम लोग कि ये जो इसका मास पूछा गया है बिफोर बोला गया है, मास ऑफ वाटर इन टैंक ए, मतलब बिफोर, मतलब इसको यहाँ पे अभी देखो ये जो है ना, मतलब वैल्व लगा हुआ है इसमें, सपोज करो यहाँ पे ऐसे बोला गया इसमें वैल्व लगा हुआ है ये। अब वैल्व को हटा देंगे बाद में, ठीक है ना, ऐसे करके वैल्व लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, टैंक ए में प्रेशर दिया हुआ है, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है और इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ठीक है। अरे तो जब स्पेसिफिक वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो मास तो निकल जाएगा ना। स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे लिखते हो, मास। हटा दीजिए। अच्छा हाँ, देखो इसमें जो है ना, देखो इसमें ऐसे लिखते हैं ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है। तो इसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है 0.5 और ये वॉल्यूम इसका 1 दिया हुआ है, तो मास इसका निकल जाएगा ना। तो मास इज इक्वल टू कितना निकल गया, 2 निकल गया, ठीक है ना। तो 2 के ये तो डायरेक्ट ही हो गया, ठीक है ना, यहाँ से, क्योंकि ये स्पेसिफिक वॉल्यूम का डेफिनेशन यही होता है, मास पर वॉल्यूम बाय मास। तो ये जो दिया हुआ था उसको लिख दिया यहाँ पे, वॉल्यूम इसका 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये तो हो गया, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या बोला है, तो मास ऑफ वाटर इन टैंक ए, तो ये ए के लिए अप्लाई कर दिया गया, ठीक है ना। दिस इज फॉर ए, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है इसका, ठीक है ना, ये ए के लिए था, ठीक है ना, ये ए के लिए, तो मास ऑफ ए निकल गया इतना, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है डिटरमाइन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक बी बिफोर वैल्व इज ओपन। तो बी में जो है ना, अब बोला जा रहा है स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने के लिए, मतलब स्मॉल वी बी निकालना है, तो ये वॉल्यूम ऑफ बी और डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ बी, इसमें बी में क्या क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है प्रेशर दिया हुआ है, मास तो दिया हुआ है, ठीक है ना इसमें, और टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें देखो वाटर है ना इसमें, ऐसा नहीं कि आइडियल गैस इक्वेशन तो नहीं लगा सकते हो आप, ठीक है ना, यू कैन नॉट अप्लाई। तो इसमें
अच्छा 2 टैंक्स सर आर कनेक्टेड। टेम्परेचर दे रखा है ना 400 डिग्री सेल्सियस, तो लगा सकते हैं शायद, सर ये पेपर बन जाए। सैचुरेटेड वेपर था क्वेश्चन में उसमें। अच्छा इसमें हाँ ये भी सही कह रहे हो तुम लोग। ठीक है देखो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है लेकिन प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्रेशर भी तो बहुत ज्यादा है ना। एक्चुअली ये बात होती है ना। देखो मतलब आप लोग ये नहीं कह सकते हो, देखो याद है लास्ट क्लास में हम बता रहे थे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वाटर वेपराइज कितने टेम्परेचर पे होता है, वाटर वेपराइजेज एट 180 मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वो स्टेटमेंट ट्रू कब है, 180 प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन अगर हम प्रेशर बहुत ज्यादा, देखो हम लोग क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन में तो यही पढ़ते हैं ना, डीपी बाई dt इज इक्वल टू, हम लोग याद है ना डिस्कस किए थे, ठीक है ना, कि वेपराइजेशन कर्व जो होता है, वेपराइजेशन कर्व ऐसे जाता है ना इस तरह से, तो ये स्लोप पॉजिटिव है ना। P वर्सेस P वर्सेस T ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रेशर अगर हाई कर दोगे ना तो इसका वेपराइजेशन टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ जाता है। तो इसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि वाटर 400 डिग्री सेल्सियस पे है तो वो वेपर होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्रेशर इज गिवन टू बी, देखो प्रेशर बहुत ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो प्रेशर देख रहे हो 10 टू द पावर 6 दिया हुआ है ना, तो ये ज्यादा प्रेशर है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, कि ये जो है वेपर होगा, हाँ वेपर होगा 400 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसा नहीं कह सकते। अगर ऐसा होता ना, यहाँ पे बेसिकली कितना ये प्रेशर जो है ना वो देखो, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 5 हो जाएगा। कितना है, 5 atm है, ये 5 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इतना ही है ना, 5 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑलराइट ठीक है। तो इसलिए मतलब इसमें ये कंफर्म तो नहीं है। एक मिनट, अगर हम देखो चेक करें क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन से, देखो डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, एम इंटू एल, और यहाँ पे V2 माइनस V1 और इंटू टी, ये लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अगर देखो डीपी बाई डी टी, इससे जो है ना प्रेशर में चेंज कितना कर रहे हो, अगर मान लो देखो कंपैरिजन करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो देखो यहाँ पे चेंज इन प्रेशर कितना हो गया, 4 atm, देखो अभी समझ में आ जाएगा 4 atm। और ठीक है, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मान करके इससे निकालें, नहीं मतलब इसमें जानते हो थोड़ा कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये जो है ना बेसिकली 400 डिग्री सेल्सियस पे जो है ना, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है ना, तो ये वाटर भी हो सकता है, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं कि वेपर में कन्वर्ट हो गया हो, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन था ना उसमें ओरिजिनल उसमें सैचुरेटेड वेपर ही दे रखा था बी में। अच्छा बी में सैचुरेटेड वेपर दिया हुआ था। हाँ सर उसमें क्वेश्चन देखा क्वेश्चन था। कौन से एग्जाम का है, एग्जाम पता नहीं सर, नेट पे मतलब सर्च किया था अच्छा तो चलो ठीक है, चलो मान लेते हैं। देखो कुछ स्टूडेंट जानते हो ऑनलाइन से बता रहे हैं कि ओरिजिनल जो क्वेश्चन है ना उसमें इसमें वाटर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है सैचुरेटेड वेपर, इसमें लिखा हुआ है सैचुरेटेड वेपर। तो अगर इसमें सैचुरेटेड वेपर लिखा हुआ है ना तो इसको फिर आप आइडियल गैस की तरह ट्रीट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो जानते हो थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, हो सकता है, ठीक है ना, इसीलिए तो ये सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, अगर इसको सैचुरेटेड वेपर मान लेंगे तो फिर आइडियल गैस इक्वेशन लगा देंगे बी के लिए। देखो बी के लिए लगा दोगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से पीवी इज इक्वल टू एन की जगह लिख दोगे ऐसे एम बाई कैपिटल एम, और ये हो जाएगा आरटी, ठीक है ना। तो हमें इसमें देखो बी में क्या निकालना है, डिटरमाइन द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक बी बिफोर वाल्व इज ओपन। तो देखो यहाँ पे मास बाय ये कैपिटल वॉल्यूम जो है, इसको मास से डिवाइड कर दो तो ये P इंटू स्मॉल v बन जाएगा, ठीक है ना, ये वॉल्यूम बाय मास, ठीक है ना, इज इक्वल टू RT बाय M। अब तो निकल ही गया ना, VB इज इक्वल टू RT और बाय कैपिटल M और इंटू P। तो देखो अगर ये वाटर वेपर है तो बेसिकली हम लोग यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं ना, R का वैल्यू जानते हैं, टेम्परेचर, वाटर का मास लगभग 18 ग्राम हो जाएगा, है ना वाटर। तो R का ये सब कुछ पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे। देखो R का वैल्यू 8.31 और टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ना, इसको केल्विन में पुट करोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा कितना, 673, ठीक है ना, 673 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय मास को लिख दोगे 18 ग्राम,
वाटर वाटर ऐसे लिखते हो ना, देखो H2O, तो H से इससे 2 आएगा और इससे 16 आता है, ठीक है ना, तो दोनों मिलकर के 18 हो जाएगा। 18 इंटू 10⁻³ लिख देंगे, ठीक है ना, और इंटू प्रेशर दिया हुआ है 5.5 इंटू 10⁻6, ठीक है ना। तो ये देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर। तो ये 10⁻³ आ जाएगा यहाँ से, ये 3, तो ये 6.8.31 इंटू 0.673 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये बन जाएगा 9, ठीक है, इतना आंसर आ रहा है। इसको डिवाइड करेंगे लगभग जो है ना, ये देखो इसको कैंसिल करने से लगभग 1 आएगा, ये 0.5 के आसपास आंसर आना चाहिए। 0.621। हाँ मतलब 0.61 0.56 जो भी है, कितना आ रहा है, 0.61 आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो ये इतना मीटर क्यूब पर केजी हो जाएगा, ठीक है ना। ये VB निकल गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम, देखो यहाँ से हम लोग निकाल लिए, ये वॉल्यूम ये जो था ना लिखा हुआ उसके नीचे मास ले आए, तो वॉल्यूम बाय मास जो है ना स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में जानते हो थोड़ा सा मिस्टेक है, जैसे हम लोग अगर इसको वाटर मानते ना तो ये हम नहीं लगा सकते थे, ठीक है ना। अब जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है सैचुरेटेड वेपर, तो हम इसको लगा दे रहे हैं, ठीक है ना, फिर तो आंसर आएगा ही, ठीक है। ऑलराइट, अब इसमें और क्या दिया हुआ है, फाइनल, हाँ वो तो मास दिया हुआ है तो वॉल्यूम तो निकल ही जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें लिखा है फाइनल, फाइंड द फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम निकल जाएगा ना, फिर दोनों का मास दिया हुआ है, हाँ आ जाएगा ना, ठीक है। ऑलराइट, और कौन सा क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन और करा के फिर जो है ना हम लोग स्टॉप करेंगे, ठीक है। इसमें देखो लिखा हुआ है द प्रेशर वर्सेस, यही है ना प्रेशर, क्वेश्चन यही लिखा हुआ है ना, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। इसमें लिखा है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम ऑफ ए गिवन सिस्टम एट ए सर्टेन लो टेम्परेचर रेंज इज फाउंड टू बी पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस in the liquid to solid transition. The change in specific volume remains constant in this region. The conclusion one can get from the above is, ठीक है ना। तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम जो है वो बोला जा रहा है कि प्रेशर एक्सिस किसके पैरेलल है, टेम्परेचर एक्सिस है ना। देखो ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है, ये डायग्राम इधर आ गया, ठीक है ना, ऐसा बोला गया, ये ऐसा डायग्राम अगर आ गया तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, देखो dp/dt इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dp/dt इन दिस केस, अगर पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस हो गया तो इसका स्लोप कितना हो रहा है, इसका स्लोप 0 हो जाएगा ना, तो 0 लिख दो यहाँ पे, ऐसे ही होगा ना, ये पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस, तो dp/dt को 0 कर देंगे, ठीक है। हाँ फिर तो अब इसके बाद देखो dp/dt 0 आ गया ना, तो अगर हम इसको, एक मिनट, ऑप्शन क्या दिया हुआ है देखें एक बार, तो इसमें देखो बोला जा रहा है कि द चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इन दिस रीजन, ठीक है, डेल्टा V को कांस्टेंट बोला गया है। द कंक्लूजन वन कैन गेट फ्रॉम द अबव इज, ठीक है ना। तो देखिए कंक्लूजन में इसमें बोला जा रहा है कि एंट्रोपी ऑफ सॉलिड इज 0 इन दिस टेम्परेचर रीजन, एंट्रोपी इंक्रीजेज व्हेन द सिस्टम गोज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, एंट्रोपी डिक्रीजेज, और लिखा गया चेंज इन एंट्रोपी इज 0, ठीक है ना। क्या आंसर आएगा, चेंज इन एंट्रोपी 0 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो हमारा डेल्टा, हम लोग ये पढ़ चुके हैं dp/dt क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन कितना होता है, डेल्टा S बाई डेल्टा V, ठीक है ना। तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये 0 आ गया तो इसमें 0 लिखोगे तो इससे डेल्टा S इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बस हो गया आंसर, ठीक है ना। तो इसके सभी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है ना। ये फेज ट्रांजिशन आप लोग का कंप्लीट हो गया है, ओके। क्या कह रहे हो, 8th नंबर में क्या है, 8th तो आप लोग को इक्विलिब्रियम बताया गया ना, वो तो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है ना 8th में, तो कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए टेम्परेचर इक्वल, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए प्रेशर इक्वल, और केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए केमिकल पोटेंशियल इक्वल। सारे अगर इक्विलिब्रियम है तो सब इक्वल हो जाएंगे, और क्या, ठीक है ना। याद है ना, ये सभी इक्वल होते हैं, टेम्परेचर इक्वल होगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम, प्रेशर इक्वल होगा तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और अगर म्यू इक्वल हो गया तो फिर दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो दो सिस्टम अगर ऑल टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव कर चुके हैं ना तो सारे इक्वल हो जाएंगे, इज दैट ओके। इस देखो क्या होता है इक्विलिब्रियम में, जानते हो
इंटेंसिव क्वांटिटी बोलते हैं ना, देखो दो तरह के थर्मोडायनामिक क्वांटिटी होते हैं ना, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। तो इक्विलिब्रियम जब अचीव होता है ना तो इंटेंसिव क्वांटिटी इक्वल हो जाते हैं। तो देखो टेम्परेचर इंटेंसिव क्वांटिटी है, प्रेशर भी क्या है, इंटेंसिव है, और केमिकल पोटेंशियल भी इंटेंसिव क्वांटिटी है। तो इंटेंसिव क्वांटिटी इक्वल हो जाते हैं इक्विलिब्रियम में। इज दैट ओके? तो सभी इक्वल हो जाएंगे। चलो अभी स्टॉप करते हैं अब, ठीक है। तो अभी आधे घंटे का ब्रेक रहेगा, उसके बाद